हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रियल नंबर और रियल नंबर में हमने 1.2 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 1.3। 1.3 में हमको क्या पढ़ना है? इरेशनल नंबर से रिलेटेड चीज पढ़नी है। इसलिए अब हमको क्या पढ़ना है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इसमें क्या पढ़ना है अपन को? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था तो वहां पे बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन पढ़ना था जो हमने पढ़ लिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमने पढ़ लिया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने पढ़ लिया, और ये तीन चीज से हमने 1.2 तक कंप्लीट कर लिया। अब 1.3 कंप्लीट करने से पहले हमको, सीखने से पहले हमको आना चाहिए रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो 1.3 में मेनली इसी का ही काम है। तो जो अब हम पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। और इसके बाद एक टाइप और बचेगा जो मैंने आपको कराया था, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? इसका इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ लिया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, हम इरेशनल नंबर के बारे में हमें थोड़ा पता रहना चाहिए। वापस हम इस पर विजिट करते हैं, यानी पिछली क्लासेस में हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, आज वापस समझेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। फिर आप देखोगे कि 1.3 में सिर्फ हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया ही था। जो नंबर रेशनल नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। यानी रेशनल क्या होता है? रेशनल, इफ एनी नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0 then such numbers are called rational number। अगर कोई नंबर p अपॉन q के फॉर्म में, जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर, और q 0 के बराबर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको और अच्छे से समझाया था। अगर जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो, इरेशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है वो क्या होता है? इरेशनल होता है। जैसे इसका एग्जांपल √2, आप √2 मारोगे तो 1 पॉइंट समथिंग निकलता जाएगा, और वो पॉइंट डेसिमल के बाद जो चलेगा वो कभी कंप्लीट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, √2, √3, √5, √15, ये सब किसके एग्जांपल है? इरेशनल नंबर के। मतलब जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जहाँ पे p q इंटीजर नहीं और q इज नॉट इक्वल टू 0, या यूं कहूँ कि क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है? पाई। पाई किस में आता है? इरेशनल नंबर में आता है। पाई कभी भी कंप्लीट नहीं होता, पाई अनंत है। लेकिन 22/7 हो ना, वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और वो चला जाएगा रेशनल में। लेकिन पाई किस में आएगा? इरेशनल है। बस रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में आपको इतना ही जानना था कि इरेशनल नंबर क्या होता है और उसके एग्जाम्पल से क्या होते हैं। जो रेशनल नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी कह सकते हो आप सीधा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो एक थ्योरम आपको थोड़ी सी पता रहनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले। थ्योरम क्या कहती है आपको आनी चाहिए, बस और लिखने की कोई दरकार नहीं है। थ्योरम क्या कहती है? लेट p बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट प्राइम नंबर, लेट p बी एनी प्राइम नंबर एंड b बी एनी, ये देखो p को हम एक क्या मान लिया? प्राइम नंबर मान लिया, और b को एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट p be any positive prime number and b any positive integer if p divides a square then p divides, p also divides, बस ये इतना सा। ये थ्योरम क्या कहती है? अगर p कोई प्राइम नंबर है और b कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, तो अगर p जो प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p ऑलवेज a को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल लो, a मतलब पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी मान लो, तो मैंने माना जैसे a मान लिया 15, तो एक बात बताओ a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर। चलो 5 मान लिया, थोड़ा छोटा मान लेते हैं। ठीक है, ये 5 25। ठीक है, और p प्राइम नंबर मानना जो इसको डिवाइड करे, मैंने मान लिया 5। देखो अब a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, मतलब देखो 25 को 5 डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है?
तो 25 से कितनी बार कट गया, 5 बार। अब देखो ऑटोमेटिक ये ए को भी डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, एक इसको डिवाइड करेगा, 5 को भी एक बार डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर मतलब पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहा है तो उसको ए को भी डिवाइड करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने कुछ भी माना, जैसे मान लो 16 8 माना, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, ठीक है। अगर कोई प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसके ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये 8 का स्क्वायर है तो 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 8 को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 प्राइम नंबर मान लिया, 2 देखो इसको डिवाइड कर रहा है तो ऑटोमेटिक 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बात यही कहना चाह रहा है कि p कोई प्राइम नंबर है और b कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है, जब ये 25 को 5 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 5 प्राइम नंबर है और ये इसको डिवाइड कर रहा है, जब इसके प्राइम फैक्टर करूंगा 25 के तो उसमें 5 तो छुपा हुआ होगा तभी तो ये डिवाइड जाएगा। जब ए स्क्वायर में 5 छुपा हुआ तो ए में भी छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। ये 64 को 2 डिवाइड दे रहा है, मतलब जब 64 के मैं प्राइम फैक्टर करूंगा उसमें 2 छुपा हुआ रहेगा क्योंकि इसके अंदर है तभी तो ये डिवाइड दे रहा है। और जब 8 स्क्वायर के अंदर 2 है तो 8 के अंदर तो 2 होगा ही होगा, ठीक है। आप जानते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, यूनिक प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं इसके, यूनिक होते हैं। मतलब अगर ये इसको 2 को डिवाइड दे रहा है तो 2 इसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बात ये कहती है ये थ्योरम। अब यहाँ पे कोई बोल रहा सर पी के अलावा कोई दूसरा नंबर हुआ तो ये पॉसिबिलिटी ऑलवेज होती है क्या, नहीं होती। प्राइम नंबर होना ही जरूरी है। किसी नंबर को अगर आपको डिवाइड देना तो उसको प्राइम से डिवाइड देना पड़ेगा, तभी ए स्क्वायर में डिवाइड दोगे तो ए में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चलो वापस एग्जांपल समझ लो, 8 का ही पकड़ता हूँ। ए को माना मैंने 8, ए स्क्वायर को माना 64, लेकिन अब की बार पी को मैं प्राइम नंबर ना मान के कुछ अलग मान लेता हूँ। जैसे मैं क्या मान लूँ, 16 मान लूँ। 16 प्राइम नंबर नहीं है। देखो 64 को तो 16 डिवाइड दे रहा है 4 बार, लेकिन 8 को क्या पूरा पूरा डिवाइड दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर नहीं माना। तो ये जरूरी है कि जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर से डिवाइड दो तभी ए स्क्वायर में डिवाइड देने से ए में भी जब डिवाइड दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ऑलवेज यहाँ पे प्राइम नंबर ही मानना पड़ेगा, नहीं तो देखो यहाँ पे डेसिमल में आ जाता, जैसे 0.5 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है जो आपको आनी चाहिए, आप चाहो तो इसको उतार भी सकते हो। लेट p be any prime number and b any positive integer. If p divides a square then p also divides a positive integer। आप जानते हो मैंने इंटीजर्स को 3 पार्टों में किया था, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 9, ठीक है। इसको उतारो। तो 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव डेट √5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव क्या करना हमको कि ये जो √3 है ना, √5 है, ये इरेशनल है। ये इरेशनल आप सब जानते हो। अब इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करोगे, जब भी किसी नंबर की इरेशनलिटी प्रूव करनी हो तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगता है। कौन सा मेथड लगता है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा मान लो इसको। जैसे ये इरेशनल है तो इसको क्या मान लो, रेशनल, और फिर बाद में बता दो यार ये तो रेशनल है ही नहीं। इसका मतलब जब रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में मतलब उल्टा मानो, अगर ये इरेशनल है तो इसको क्या मान लो, रेशनल मान लो, और लास्ट में प्रूव कर दो कि ये तो रेशनल है ही नहीं। और जब कोई नंबर रेशनल नहीं होता क्या होता है, वो इरेशनल होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करके हम क्या करते हैं, इसको हम रेशनल मानते हैं। लेट अस कंसीडर डेट √5 इज ए रेशनल नंबर। मैंने ये मान लिया कि √5 क्या है कि रेशनल नंबर है। अब एक बात बताओ, जब ये रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q क्या हो, इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या मैं √5 को a/b के रूप में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हाँ, अगर ये इरेशनल है तो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, लेकिन मैंने अभी भी माना कि √5 क्या है, रेशनल, क्योंकि जब भी इरेशनलिटी प्रूव करना हो तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाया जाता है। अब आपको पता है जब ये p/q के फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो मेनली हम यही मानेंगे कि ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम मतलब जो आगे जाके कटे नहीं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही हो। जैसे किसी बच्चे ने 8/24 लिखा तो बोला सर ये क्या, ये तो 4 से भी कट रहा है, दोनों 2 से भी कट रहा है, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? हाँ सही बात है, ये रेशनल नंबर है। लेकिन मेनली हम क्या मानते हैं, जब कभी भी कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी होती है ना तो वो फाइनल लिखी रहती है, मतलब आगे जहाँ पे ना कटे। अब देखो यहाँ पे कट रहा है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 है, तो दोनों चीज ही बरोबर, लेकिन ये हमेशा इस रूप में लिखी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। तो रेशनल का मतलब ही होता है कि फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि जब तक वो कटे उसको काटो। तो यहाँ पे a/b हम मेनली यही मानेंगे कि एकदम काट के लास्ट
तौर तक मतलब इसको को प्राइम बना दिया गया, मतलब इनका कॉमन फैक्टर दोनों का 1 के अलावा कुछ ही नहीं है। अब देखो 1 और 3, जब 8/24 को आप 1/3 लिख दिया तो क्या यहाँ पे 1 और 3 1 के अलावा किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। तो यहाँ पे भी हम ये मानेंगे कि ए एंड बी आर क्या है? को प्राइम नंबर है। ए एंड बी आर को प्राइम। और को प्राइम का मतलब क्या होता है? ऐसे प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो, जिनको सिर्फ 1 ही डिवाइड दे सके, उसके अलावा कोई नहीं दे सके, यानी डेट इज लगा दो। को प्राइम का मतलब क्या होता है? डेट इज HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू 1। और ये तो आप जानते हो जब कोई P अपन Q के फॉर्म में लिखा जाता है तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे B इज नॉट इक्वल टू 0। एकदम एग्जाम पैटर्न पे आपको लिखा रहा हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले आपने मान लिया लेटेस्ट कंसिडर डेट √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 को आपने A/B लिख दिया। अभी मैंने बताया था जब कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो हम यही मानेंगे कि वो को प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पे A एंड B आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो HCF को जब को प्राइम है तो इसको हम 1 मान लिया और B इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं दे रहा। तो अब अपन को प्रूव क्या करना है? अगर मैंने ये बात प्रूव कर दी कि इन दोनों को 1 के अलावा भी कोई डिवाइड दे रहा है, या यूं कहूं कि 1 के अलावा भी इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है, तो मैं ये कह सकता हूं ये बात गलत है। क्योंकि देखो ए और बी मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ 1 हो सकता है इनका। और जब मैंने ये प्रूव कर दिया इस बात में कि 1 के अलावा भी कोई और है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है? गलत है एजम्पशन के कारण। तो अब हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि कैसे भी करके इन दोनों को 1 के अलावा भी कोई डिवाइड देता है वो प्रूव करो, क्योंकि ये बात तो सही है ही नहीं कि ये रेशनल है। और जब ये बात सही नहीं है तो ए और बी को कोई ना कोई तो और नंबर डिवाइड देगा ही देगा। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर ले गया और ए को इधर रख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो ये 5b² और ये a² लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? अब सुनो, अब मैंने b² को इधर रखा, a² के नीचे 5 ले गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, a² को 5 डिवाइड दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये क्या चीज को दर्शा रहा है? a² में को 5 डिवाइड दे रहा है। ठीक है, तो यहां तक हम ये मानेंगे कि a² को 5 डिवाइड दे रहा है। एक बात बताओ, 5 क्या प्राइम नंबर है या नहीं है? और यहाँ पे a और b इंटीजर है या नहीं है? क्योंकि ये रेशनल है, रेशनल में तो a और b को प्राइम से पहले उनको इंटीजर तो होना पड़ेगा ही, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर है a² और ये 5 है। अभी मैंने थ्योरम बताई थी, अगर कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड दे रहा है तो वो a को भी डिवाइड देगा। तो यहां से एक बात निकल के आई कि 5 डिवाइड्स a², तो इसलिए 5 डिवाइड्स a। जब 5 a² को डिवाइड दे रहा है तो 5 a को भी डिवाइड देगा। अभी मैंने बताया था कोई प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड दे तो उस इंटीजर को भी वो डिवाइड देगा। तो देखो इसका मतलब 5 a को डिवाइड दे रहा है, इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं क्या? 5 इज ए फैक्टर ऑफ। देखो मैंने एक बात तो प्रूव कर दी कि a और b में से a को 5 भी डिवाइड दे रहा है। अब कॉमन फैक्टर देखना, अब कैसे भी करके अगर b को भी 5 डिवाइड देता रहा तो ये बात गलत हो जाएगी। देखो a को 5 तो डिवाइड दे रहा, अब टारगेट है कि कैसे भी करके b को भी 5 डिवाइड दे। अब सुनो एक बात बताओ, यहां से एक बात देखो, एक दो बार जब इस चीज को आप कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज इजी लगने लग जाएगी। थोड़ा सा आपको इस चीज में लिखना पड़ेगा ये सब चीज। अब सुनो, a² को 5 डिवाइड दे रहा है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है। जब a को भी 5 डिवाइड दे सकता है, जब a को 5 डिवाइड देगा तो वहां पे कुछ ना कुछ तो इंटीजर निकल के आएगा ही आएगा। और इंटीजर को मैंने क्या मान लिया? c मान लिया। आपको पता है a² को जब 5 डिवाइड दे रहा है तो a को भी 5 पूरा डिवाइड देगा, और पूरा डिवाइड देगा, इसका मतलब क्या आएगा? c, और c वहां पे क्या है? एक इंटीजर है, c जे इंटीजर। ठीक है, अब सुनो, अब मैं इस इक्वेशन को तो मान लेता हूं 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे और ले जाऊं, a = 5c लिख सकता हूं क्या मैं? इसको मैं मान लेता हूं 2 और इसको मान लेता हूं मैं 3। अभी तक समझ में आया? मैंने क्या बताया? लेटेस्ट कंसीडर्ड डेट √5 इज ए रेशनल नंबर, तो √5 को a/b के रूप में लिख सकता हूं। तो यहां से इस हिसाब से मैंने बता दिया कि a का 5 के अलावा भी कोई a का फैक्टर है 5, लेकिन कॉमन होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा कॉमन सिर्फ 1 ही हो सकता है। अगर मैं कैसे भी करके b का फैक्टर भी 5 बता दूं, मतलब जो चीज a को डिवाइड दे रही है वही चीज 5 को डिवाइड दे रही है, मतलब ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, अब इस a की वैल्यू को क्या मैं फर्स्ट में पुट कर सकता हूं? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या थर्ड की वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट कर सकता हूं? अब इस चीज को मैं आगे इस साइड कर देता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू में किस में पुट करूं? इक्वेशन फर्स्ट में करूं। तो a इक्वल टू 5c है, तो a की जगह 5c लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। तो रूट b इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं? 5c, ठीक है। चलो एक काम करो, इसको फर्स्ट मत मानो, थोड़ी सी दिक्कत होगी, यहाँ पे करो, नहीं तो इसको और आगे करना पड़ेगा। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। और यहाँ पे देखो ये क्या आ गया फर्स्ट में? 5b² लिख दिया, और a की वैल्यू क्या है? 5c है, तो हमको तो a² की चाहिए। तो a की वैल्यू जब 5c है तो a² की क्या हो जाएगी? 25c²। अब सुनो, b², ये 25c² अपॉन 5 लिख सकता हूँ इसको मैं। तो b² क्या आ गया? 5c²। तो एक बात बताऊँ, यहां से क्या मैं 5 को इसके नीचे ला सकता हूं? अब सुनो, वही बात आ गई, जब 5 प्राइम नंबर और b तो कोई इंटीजर है ही है, क्योंकि a और b वहां पे इंटीजर हो गए। जब 5b² को डिवाइड दे रहा है, इसका मतलब 5b को भी डिवाइड देगा या नहीं देगा, और जब डिवाइड देगा तो इसका मतलब वो फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो वापस वही बात बता दूं कि b² डिवाइडेड बाई, या 5 डिवाइड्स b², तो सो 5 ऑल्सो डिवाइड b, ठीक है। तो देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ। अब देखो, मैंने इस इक्वेशन में बता दिया कि 5 a का फैक्टर है, इस इक्वेशन में बता दिया कि 5 b का भी फैक्टर है। लेकिन हकीकत में क्या कह रहा है? ये तो को प्राइम नंबर है। अगर ये कोई रेशनल नंबर है तो ये को प्राइम होंगे, और को प्राइम होंगे तो इनका क्या हो? HCF सिर्फ 1 ही होगा। तो यहाँ पे कोई अलग फैक्टर कैसे निकल के आ रहा है? ये कुछ ना कुछ गलती क्यों हो रही है कि क्या 1 के अलावा भी इनका कोई अलग फैक्टर क्यों आ रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने गलत चीज को सही मान लिया, इरेशनल को क्या मान लिया? रेशनल मान लिया, इसलिए आगे जाके लफड़ा कर दिया। देखो, झूठ तो झूठ ही होता है, आगे जाके लफड़ा करेगा तो सही। वैसे ही जब आपने इरेशनल को रेशनल माना तो ये बात निकल के आ गई। तो आप लास्ट फाइनली बस बता दो, देयरफॉर स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड, ये सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट, सेकेंड एंड थर्ड contradict the fact that A and B has no common factor other than 1। स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब उल्टा कर रहा है कि द फैक्ट दैट ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड इस बात को प्रूव कर रहा है कि क्या, कि इसका कोई कॉमन फैक्टर, इस बात को गलत बता रहा है कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा। देखो, ए और बी का क्या आ गया? 5 कॉमन फैक्टर आ गया या नहीं आ गया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइजेज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए अराइज हुआ? क्योंकि ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन डेट क्या √5 इज रेशनल नंबर, √5 इज रेशनल नंबर। आप अपनी लैंग्वेज में भी सिंपल वर्ड लिख सकते हो चाहो तो बस, लेकिन आप इस हिसाब से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइजेज हुआ है ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी गलत एजम्पशन के कारण कि हमने √5 को रेशनल मान लिया। इसका मतलब जब कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। हेंस वी कैन से दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा एग्जाम में आपको लिख के आना है। तो ये क्या कह रहा है? देखो, सबसे पहले आपने √5 को इरेशनल नंबर माना,
अब जब ये रेशनल नंबर है तो ए अपन बी के फॉर्म में लिखा रहेगा। और मैंने कहा था जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो वहाँ पे हमेशा HCF 1 ही होना पड़ेगा। मेनली हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कभी भी कोई बच्चा, बहुत कम बच्चे होंगे जो ऐसे लिख के आ जाएंगे 8/24। ठीक है, इसको काट के जैसे कोई चीज़ सोल्व कर रहे हो तो क्या फाइनली आप यहाँ छोड़ दोगे क्या? आप नहीं छोड़ोगे, आप उसको काट के फाइनल यहाँ तक ले जाओगे। और इन दोनों का देखो, ये दोनों को प्राइम हो गया क्योंकि इनका HCF क्या है? 1 ही है। ठीक है, उस हिसाब से अगर ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो मैंने माना ये को प्राइम है, क्योंकि इसको प्रूव करना तो आपको को प्राइम मानना ही पड़ेगा ये। ठीक है, तो HCF ऑफ A/B = 1, B इज नॉट इक्वल टू 0, √5/B। अब स्क्वायर किया। अब टारगेट यही है कि B और A का कैसे भी करके 1 के अलावा अलग फैक्टर बता दो, और जब इनका 1 के अलावा कोई अलग फैक्टर आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि मैंने रॉन्ग माना था। तो मैंने फिर बताया कि B² A² डिवाइडेड बाई 5। अब जब वो थ्योरम आपको मैंने बताई थी 5 डिवाइड्स A², इसका मतलब 5 डिवाइड्स ऑल्सो A, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ A। फिर जब A को 5 डिवाइड देगा तो कुछ ना कुछ इंटीजर निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना दी, इस इक्वेशन को इसमें पुट किया तो मैं कैसे भी करके B को अकेला किया, और B को अकेला किया तो B² में 5 डिवाइड दे रहा है तो ये किस में डिवाइड देगा? B को भी डिवाइड देगा। इसका मतलब 5 B का भी फैक्टर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ B, ये B का भी फैक्टर है, आ गया। और स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड contradict the fact that A and B has no common factor other than 1. This contradiction arises due to our wrong assumption that √5 is rational number. Hence we can say that √5 is a irrational number. एक या दो बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको पूरा आने लग जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कॉन्ट्राडिक्शन से इसको रेशनल मानो, और जब रेशनल है तो ये देखो समझने लायक चीज यही है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इरेशनलिटी प्रूव होती है, इरेशनलिटी प्रूव होती है तो आप इसको रेशनल मानना पड़ेगा। रेशनल मानोगे तो आप इसको A/B में लिखोगे, A/B में लिखोगे तो वहाँ पे A और B को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब उनका फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब आपका टारगेट है कि 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर आप प्रूव कर दो, और 1 के अलावा जब कोई कॉमन फैक्टर है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हुआ। ये कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए अराइज हुआ? हमारी गलत फहमी के खातिर। और जब हमारी गलत फहमी दूर हो गई तो हम कह देंगे कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको नोट करो पूरा एग्जाम पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव डेट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सिंगल सीधा इरेशनल नंबर दे दिया था। ठीक है, अब की बार कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा के बोल दिया कि इरेशनल। सबसे पहले आपको भी पता रहना चाहिए इरेशनल है या नहीं है। जब बोला है इसका मतलब तो है, क्यों है? देखो √5 इरेशनल है, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ ऐसा निकल के आएगा जो कभी खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पॉइंट समथिंग चलता जाएगा, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब 4 पॉइंट समथिंग को 3 में ऐड करूंगा तो 7 पॉइंट समथिंग चलता जाएगा, और कुछ इस हिसाब से चलेगा कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। अब ये जब पूरा इरेशनल है तो इसको प्रूव करना है, और जब भी किसी चीज़ की इरेशनलिटी प्रूव करना हो तो वापस वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो इसको आप रेशनल मान लो। अब की बार सिंगल नहीं दिया, किसी रेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस ऑपरेशन लगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के दे दिया। ठीक है, तो वापस लैंग्वेज सेम ही रखो। लेट अस कंसिडर डेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। अब आपको पता है जब ये रेशनल नंबर है तो क्या मैं 3 + 2√5 को A/B के रूप में लिख सकता हूँ? और जब इसको A/B के रूप में लिख सकता हूँ तो वेयर A एंड B आर क्या है? को प्राइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? को प्राइम का मतलब क्या? A और B का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, और B इज नॉट इक्वल टू तो 0 होता ही है वहाँ पे। ठीक है, रेशनलिटी में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे √5 अकेला रहता, हमको √5 को इरेशनल प्रूव करना होता तो हमारा टारगेट क्या होता कि A और B का 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर प्रूव कर दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम और थोड़ा सिंपली कर सकते हैं। जब भी किसी इरेशनल नंबर के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ हो तो वहाँ पे फैक्टर प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना फैक्टर के भी आप बता सकते हो, जैसे 1 के अलावा कोई और फैक्टर है वो बताने की दरकार नहीं है, आप सीधा भी इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, तो ऐसे क्वेश्चनों में टारगेट होना चाहिए जो इरेशनल नंबर होता है ना, सिंगल, ना 3 इरेशनल है ना 2 इरेशनल, पूरा तो इरेशनल है, लेकिन इसमें से जो सिंगल पार्ट इरेशनल दिखाई दे रहा है उसको अलग करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या मैं इसको 2√5 A/B - 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सुनो, 2√5 यहाँ से B मैंने क्या लिया? एलसीएम लिया, तो ये आ गया A - 3B। ठीक है, जब A - 3B आ गया तो ये √5 A - 3B अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाके इससे मल्टीप्लाई 2B। अब √5 इसके बराबर है, आ गया। ठीक है, देखो मैंने पूरे को क्या माना?
रेशनल नंबर माना, ना कि रूट 5 को माना। ठीक है, रूट 5 तो इरेशनल है, ये याद रखना। कोई भी इसको रूट 5 को रेशनल मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने माना ही नहीं। ठीक है, अब सुनो, बस हमारा काम हो गया इतना सा। ये देखो हियर, एक बात बताओ, ए और बी क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है या नहीं है? क्योंकि ए और बी क्या है, इंटीजर्स तो होना ही पड़ेगा ना जब रेशनल है तो। हियर ए एंड बी आर integers, here a and b are integers. It means, एक बात बताओ, जब ये और ये इंटीजर्स है तो ये कैलकुलेशन होने के बाद ये दो सारे के सारे इंटीजर्स, जब इंटीजर्स में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो इंटीजर ही आएगा। ऐसे तो है कोई फ्रैक्शन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे भी आप इंटीजर रखोगे तो ए और बी क्या रहेगा, यहाँ पे इंटीजर रहेगा। यानी ये पूरा का पूरा क्या आने वाला है, इंटीजर आने वाला है। इट मीन्स ये पूरे का पूरा इंटीजर मतलब रेशनल नंबर आने वाला पी अपन, क्योंकि फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। देखो ये इंटीजर तो कैलकुलेशन करके ऊपर इंटीजर को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब रेशनल नंबर। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं क्या, a माइनस 3b अपॉन 2b इज ए रेशनल नंबर। मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाली चीज क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि a और b इंटीजर है। ठीक है, जब ए और बी इंटीजर है तो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे भी इंटीजर आएगा और नीचे भी इंटीजर आएगा। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। एक बात बताओ, जब ये रेशनल है तो इक्वल में भी तो रेशनल होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इक्वल चला के आ रहा हूँ, लेकिन हकीकत में इक्वल में क्या रेशनल है क्या, नहीं है। तो पहले आप बता दो कि ये भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल। तो हियर ए एंड बी आर इंटीजर्स, इट मीन्स a माइनस 3b अपॉन 2b इज ए रेशनल नंबर। सो इट मीन्स रूट 5 also be a रेशनल। इसका मतलब रूट 5 भी रेशनल होना पड़ेगा, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन रूट 5 तो इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम आगे से इक्वल लेते आ रहे हैं, जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन रूट 5 ऐसा क्या हुआ कि रेशनल निकल के आ गया। देखो हमने रूट 5 को रेशनल नहीं माना, कोई बच्चा ये मत सोचना सर ये तो आपने रेशनल मान लिया, मैंने तो इस पूरे को रेशनल माना। रूट 5 तो हकीकत में इरेशनल हो रहा है, इरेशनल ही रहेगा। ये रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि ये रेशनल लेकिन ये रेशनल नहीं। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमारी गलत एजम्पशन के कारण। तो लास्ट में वापस लिख दो, देयरफॉर दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज due to our wrong assumption that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Hence 3 plus 2 root 5 is a इरेशनल नंबर। रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। बस देखो, सबसे पहले मैंने इसको इरेशनल माना। जब इरेशनल माना तो ये अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये अपॉन बी के मतलब ये कोप्राइम है, इसका एस के 1 के अलावा कोई हो नहीं सकता बीच में। लेकिन हम इसमें वो पैटर्न नहीं चलेंगे जो पिछले क्वेश्चन में चले थे कि ए और बी का आप 1 के अलावा कोई अलग फैक्टर बता दो। ठीक है, इसमें इजी ये पड़ेगा कि कैसे भी करके रूट 5 को अलग बता दो। और ये आपको पता है ए भी इंटीजर है तो ये पूरा इंटीजर ही होगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब ये रेशनल होगा। जब ये रेशनल है तो इक्वल में भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि इक्वल चलता रहा। लेकिन हकीकत में इक्वल रेशनल की इक्वल इरेशनल कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, हमारी गलत फहमी के कारण। जब हमारी गलत फहमी के कारण हुआ तो गलत फहमी दूर हो गई। बस ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी इरेशनल के साथ कोई फंडामेंटल ऑपरेशन लगा रहे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो उस केस में उस इरेशनल को अलग कर दो, उस इरेशनल को अलग कर दो और साइड में ये कर दो। साइड में जो आएगा वो हमेशा रेशनल होगा। जब साइड में रेशनल है और बीच में इक्वल है तो इधर भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन इधर में तो हम बता देंगे उसको कि क्या, ये रेशनल नहीं, ये तो इरेशनल है। और ये किस लिए हुआ, क्योंकि हमारी ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। इसलिए हम कह सकते हैं जब ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इतनी सी याद रखना बात। क्या, अगर सीधा सिंपल सा सिंगल इरेशनल नंबर को प्रूव करना हो तो वहाँ पे आप फैक्टर की हेल्प लेके कर सकते हो, 1 के अलावा कोई अलग फैक्टर दिखा दो। लेकिन जब फंडामेंटल ऑपरेशन लगा रहे तो आप जो इरेशनल नंबर है उसको अलग कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो इरेशनल ही है।
ठीक है, और जो साइड में है वो रेशनल आ जाएगा, और ए और बी जब इंटीजर है तो ये रेशनल ही आना, रेशनल के बराबर कभी ये रेशनल हो नहीं सकता। ठीक है, इस चीज को नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ क्वेश्चंस है, उसमें भी इरेशनलिटी प्रूव करनी है। हम प्रूव करते हैं, बार बार इतनी लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ और सेम यही लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, तो अब आपके आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रूव डेट द फॉलोइंग इरेशनलिटीज। कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उनका क्या करना है, अपन को इरेशनलिटी प्रूव करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 1/√2 को इरेशनल प्रूव करो। 1/√2 को 1/√2 को इरेशनल प्रूव करो। अब आपको पता चल गया क्या, कि जब भी इरेशनल नंबर के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ रहे तो वहां पे हम ये फैक्टर वाले से नहीं, कुछ इस हिसाब से करेंगे। देखो √2 के साथ डिवाइड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो अब वापस वही लेट अस कंसीडर डेट, मैं बस चेंज करता जा रहा हूं। 1/√2 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। जब 1/√2 रेशनल नंबर है तो ये पूरे को हटा देता हूं, तो 1/√2 को क्या मैं a/b लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। और जहां पे, और जब भी याद रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में, जब कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो वहां पे आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज मतलब न्यूमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर को भी उसी से करो, मतलब इसको रेशनल में ले जाओ। जैसे देखो, क्या मैं इसको 1√2 क्या ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि ये √2 न्यूमरेटर में चला गया और हम इसको अलग कर सकते हैं। देखो यहाँ से इसके साथ ले जाता तो इसके साथ हो जाता। और आपको मैंने बोला था जब भी किसी भी इरेशनल नंबर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे तो उस इरेशनल नंबर को सिंगल करने की कोशिश करो, इस हिसाब से आप आराम से सिंगल कर सकते हो। देखो ऊपर √2 रखा, अब जो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आना है। जब भी √a × √a करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, a आएगा। तो वैसे ही √2 × √2 क्या आ गया 2, और ये क्या हो गया a/b। अब देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा आगे इस साइड कर दूँ, अब सुनो √2 को अलग कर दूं मैं, और ये 2a/b, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। देखो 1/√2 अभी अभी मैंने बोला कि जब भी डिवाइड में रही तो रेशनलाइज करके √2 से मल्टीप्लाई किया, ये √2 अब देखो आसानी हो गई। अब इधर ले जाता तो b को इधर लाता, फिर a को नीचे ले जाता, वैसे भी हो जाता, लेकिन इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। √2 को सिंगल लगा 2ab। अब देखो वापस वहाँ पे यही चीज़, हियर a एंड b आर इंटीजर्स, और जो इट मीन्स जब ये a और b क्या है, इंटीजर है, तो ये इस चीज को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, कि 2a/b, 2a/b भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और जब 2a/b रेशनल नंबर है तो √2b क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन √2 तो हकीकत में क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन डेट क्या 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, यानी हम कह सकते हैं 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। देखो इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी, वही चीज़ था, बस कुछ चीज़ें बदलनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपोन में 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया। तो √2 को जब मैंने सोचा नहीं यार इधर ले जाऊंगा तो फिर b को इधर लाओ, इससे तो अच्छा ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 सिंगल रह गया और ये इधर चला गया। a और b इंटीजर, अभी अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। जब ये इंटीजर है तो पूरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर होता है। तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये रेशनल नहीं, ये क्या है, इरेशनल। और जब ये इरेशनल है इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ है इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल हमने गलत मान लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसको उतारो। अब देखो इसको उतार लेना पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर में 2 बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में क्या कहता है, 7/√5, 7/√5। अब देखो ये भी वापस वही आ गया, इरेशनल नंबर के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है। तो देखो जब ये क्या है, इरेशनल है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग चलेगा, और 2 पॉइंट समथिंग को 7 से मल्टीप्लाई करो 14 पॉइंट समथिंग चलेगा, ये मतलब क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसको इरेशनलिटी प्रूव करना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे तो वहां पे एक ही टारगेट होना चाहिए अपने दिमाग में कि क्या, इरेशनल नंबर को अलग कर दो। तो लेट अस कंसीडर डेट 7√5
ईजे रेशनल नंबर, जब 7√5 ईजे रेशनल नंबर है तो क्या 7√5 को मैं अपॉन बी में लिख सकता हूँ, जहाँ पे ए और बी इंटीजर्स है। और देखो अब यहाँ पे √5, अब यहाँ पे रेशनलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि √5 को आराम से अकेला छोड़ सकता हूँ मैं। तो ये ए अपॉन बी और 7 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो फाइनली बस इतना ही लिखा गया। अब सुनो, तो इसके बाद सीधा यहाँ से लिख देना, हियर ए एंड बी आर इंटीजर्स, इट मीन्स ए अपॉन 7b इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये 7b रेशनल नंबर होगा। सो इट मीन्स √5 also will be a rational number, but √5 is an, लैंग्वेज याद ही होगी आपको, बट √5 is an irrational number. This contradiction arises due to our wrong assumption that क्या 7√5 is a rational number, hence 7√5 is an irrational number. प्रूफ हो गया या नहीं हो गया? एक जैसे ही क्वेश्चन है सारे के सारी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 3.3 का लास्ट क्वेश्चन भी कर लो, और जैसे आप लास्ट क्वेश्चन करोगे आपके 1.3 कंप्लीट। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में हमको बस इतना ही पढ़ना था एक्सरसाइज के हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 लास्ट क्वेश्चन, 6 प्लस √2 को इरेशनल करो। देखो √2 इरेशनल, उसके साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लग गया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 में ऐड करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब पूरा इरेशनल, इसको प्रूव करना है। अब जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे तो मैंने क्या कहा था, फैक्टर के अलावा कोई दूसरा चीज़ है सोचो, यही कि उसको सिंगल करने की कोशिश करो। यहाँ पे भी सिंगल आराम से हो जाएगा कि क्या 6 प्लस √2 इज ए रेशनल नंबर। जब 6 प्लस √2 रेशनल नंबर है तो क्या मैं 6 प्लस √2 को ए अपॉन बी में लिख सकता हूँ। अब जब √2 को सिंगल रखा तो ए अपॉन बी माइनस 6, तो बी एलसीएम लिया तो ए माइनस 6b। अब देखो ए और बी इंटीजर है, इसका मतलब ए माइनस 6b अपॉन बी भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। सो √2, यहाँ पे √2 चल रहा है ना, √2 ऑल्सो विल बी ए रेशनल नंबर, बट √2 तो क्या है, इरेशनल है। और दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस, हमारी गलत फहमी के कारण हमने गलत क्या मान लिया कि 6 प्लस √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जब ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल होगा। बोलो जैसे क्वेश्चन है या नहीं है। तो जब कभी भी आपको इरेशनलिटी प्रूव करना हो तो दो चीजें पूछता है, वो सिंगल इरेशनल नंबर दे देगा या इरेशनल के साथ प्लस माइनस डिवाइड इनटू करके दे देगा। जब सिंगल दे दे तो उसका 1 के अलावा कोई फैक्टर बताना, जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन है उसमें बस खाली इसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है और उसमें कुछ ही नहीं होता। बस जो इरेशनल नंबर है उसको अलग कर लो, और जब इरेशनल नंबर को अलग कर दिया तो बाद में जाके बस यही बात लिख दो कि ये दोनों इंटीजर है तो डिवाइड में भी इंटीजर होगा, और जब डिवाइड में कोई पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इंटीजर आ रहा है इसका मतलब वो रेशनल होगा। और इधर इरेशनल को आपने सिंगल किया, रेशनल के बराबर इरेशनल हो नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत फहमी आ गई, किस कारण से हमने गलत माना। तो ये था आज 1.3। आज 1.3 मैंने इंट्रोडक्शन आपको 1.3 का पूरा बता दिया और 1.3 कंप्लीट हो गई। अब आपके लास्ट पार्ट बचा है रियल नंबर का 1.4। 1.4 में हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। यही मैंने बताया था आपको रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया बढ़िया से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे। 1.3 तक रिवीजन करो।